ठीक। तो ये हम लोग देखे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 1.5 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 14 का। ठीक है। अब इसमें 3 केस में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 1 में ये धातु का आवेशित गोला है। ये धातु का क्या है? आवेशित गोला है। तो 2 है, एक केस 1 में है, एक धातु का आवेशित गोला है। ये है धातु का आवेशित गोला जिस पर 2 आवेश है, 2 प्लस आवेश है। देख रहे हैं ना, प्लस प्लस 2 है। ये धातु का आवेशित गोला है। और एक धातु का आवेशित गोला एक और है, धातु का आवेशित गोला एक और बी है। ठीक है। धातु का आवेशित गोला बी है जिसमें कुचालक का ये लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कुचालक, है ना। और इस पर 2 चार्ज है, इस पर एक प्लस है, 2 चार्ज है। इनिशियली जो है इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहां रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। ये भी है धातु का आवेशित गोला। ये भी धातु का आवेशित गोला है। समझ गए? तो एक धातु का आवेशित गोला है जिस पर 4 धन आवेश है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। एक धातु का आवेशित गोला बी है जिस पर 2 धन आवेश है। बात समझ गए? एक धातु का आवेशित गोला ए है जिस पर 4 धन आवेश है, और एक धातु का आवेशित गोला बी है जिस पर 2 धन आवेश है। यह एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है केस 1 में। और इसको नायलॉन के थ्रेड से लटकाया गया है, इसको नायलॉन के धागा से लटकाया गया है। थ्रेड तो धागा लिखिए, धागा, नायलॉन के धागा से इसको लटका दिया गया है। इसमें एक कुचालक लगा हुआ है। बात समझ गए? उसके बाद केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड में जो है इस धातु का जो एक गोला ए है, इसको एक अनावेशित गोला ए है, इसको एक अनावेशित गोला, ये अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है, इसके संपर्क में ला रहे हैं। ये धातु का गोला ए जो है इसको एक अनावेशित गोला बी के संपर्क में ला रहे हैं। अनावेशित गोला बी है, और इसमें भी, यहां भी एक अनावेशित गोला है, यहां भी एक अनावेशित गोला है। ये बी है और ये है आपको डी है, इसके संपर्क में ला रहे हैं। ये भी एक अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है। ठीक है। और ये भी अनावेशित गोला है। अब देख लिए कि 2 धातु का गोला लिए, धातु का आवेशित गोला 2 लिए, ए और बी, जिस पर ए पर 4 धन आवेश है और बी पर 2 धन आवेश है। प्रारंभिक रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब एक धातु का गोला बी लिए जो अनावेशित है, जो ए के संपर्क में रखा हुआ है, और धातु का गोला डी लिए जो अनावेशित है, जो बी के संपर्क में रखा गया हुआ। बात समझे कि नहीं? ये दोनों अनावेशित है। तो हम बताए थे कि अगर कोई गोला ए है, इस पर आवेश Q है, तब जब संपर्क में लाते हैं तो दोनों पर आवेश Q/Q/2 हो जाता है। इसको हम लोग चालन विधि द्वारा आवेशन देखे थे, कि चालन विधि द्वारा आवेशन देखे थे ना। आवेशन का चालन विधि 3 विधि पर आए थे ना,
घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि पढ़ाए थे ना। तो ये चालन विधि द्वारा हो गया। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा ऐसा हम लोग समझाए थे आपको, ठीक है। ये चालन विधि द्वारा ऐसा बताए थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इसको ये कर दिए। अब देखिए, अब चालन विधि द्वारा बताए थे कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क में लाएंगे, तो दोनों पर समान आवेश आ जाएगा। तो अगर Q था तो Q/2 आ जाएगा ना दोनों पर। अब इसी तरह से इसके पास कितना था? 4 धन आवेश था। तो अगर इसको संपर्क में लाएंगे तो इस पर 2 धन आवेश, इस पर 2 धन आवेश आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना जी। 4 था तो दोनों पर समान आ गया, 2 धनावेश इस पर, 2 धनावेश इस पर। अब इस पर कितना था? 2 धनावेश था। कितना था? 2 था, तो दोनों पर समान आ जाएगा। इस पर भी 1 धनावेश, इस पर भी 1 धनावेश। समझ गए? ये बताए थे चालन विधि के द्वारा कि दोनों पर समान आवेश आ जाएगा। तो इस पर 4 धनावेश था, तो A पर भी आ गया 2 धनावेश, B पर 2 धनावेश, इस पर आ गया 1 धनावेश, इस पर आ गया 1 धनावेश। बात समझ में आ गया? अब क्या किए? अब ऐसा करने के बाद इस A और B को अलग कर दिए। अब केस थर्ड में क्या किए? केस थर्ड में कि अब A और B को अलग कर दिए। तो A को अलग किए, देखिए जब A को अलग किए तो A पर जो आ गया, इस पर 2 था, इसको अलग कर दिए। अब B को फिर अलग कर दिए तो इस पर 1 चार्ज आ गया, अलग कर दिए। अब एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए। कितने सेंटीमीटर पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये दोनों में फोर्स का हमारा जो कंडीशन है, अब देख लिए। अब कंडीशन मेरा क्या कह रहा है यहां पर कि क्वेश्चन बन रहा है, अगर मान लिया जाए कि हमको दिया जाए ऑप्शन, यहां पर अगर इसके बीच अगर फोर्स लग रहा है, बल अगर इसके बीच है F, और इसके बीच अगर बल है, इसके बीच अगर बल लग रहा है F डैश, तो हमको ऑप्शन अगर दिया हुआ हो कि F बराबर F डैश, सेकेंड ऑप्शन हो कि F ग्रेटर देन F डैश, एंड थर्ड ऑप्शन हो F लेस देन F डैश, एंड द फोर्थ हो कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन अगर इस तरह का हो, ठीक है, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो, इसमें से कौन सा सही होगा? F इक्वल टू F डैश, F ग्रेटर देन इज F डैश, चाहे F डैश ग्रेटर देन F। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमको देखना है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। बात समझे कि नहीं? तो अब हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि धातु का 2 गोला था A और B। A को नाइलॉन के धागा से लटकाया गया है, जिस पर 2 धनावेश है, और इस पर 4 धनावेश है, और इस पर 2 धनावेश है। बात समझ गए? अब क्या किए कि दोनों को एक अनावेशित गोला B के संपर्क में लाए और इसको एक अनावेशित गोला D के संपर्क में लाए, तो दोनों पर समान आवेश आ गया। इट मींस इस पर भी प्लस प्लस और इस पर भी प्लस प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, है ना? तो दोनों पर आ गया। अब इस तरह से अब A और B को, ये था A B C D था, ठीक है। अब A और B को क्या किए? अलग अलग कर दिए। तो इस पर 2 धनावेश बच गया और इस पर 1 धनावेश। अब एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिए। कितने दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिए। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिए। अब बोल रहा है कि ये फोर्स जो यहां पर जो फोर्स लगेगा और यहां पर जो बल लगेगा, दोनों बराबर होगा, चाहे F बड़ा होगा F डैश से, चाहे F डैश बड़ा होगा F से, या कौन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अब निकाल कर देखिए, तो कूलॉम का नियम यहां पर लगाइए, तो ये निकालिएगा तो क्या आएगा यहां पर फोर्स? देखिए यहां पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R²। मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q रहा होगा Q1, और इस पर चार्ज मान लेते हैं कि Q2। मान लिए कि इस पर चार्ज Q1 रहा होगा, इस पर चार्ज Q2 था, ठीक है। अब जब कांटेक्ट में लाए तो बोले हैं ना कि हाफ हाफ हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा ना। इस पर क्या हो जाएगा? इस पर हो जाएगा Q2/2 हो जाएगा ना हाफ जी। जब क्या होगा? दोनों पर आधा आ गया ना। इस पर 4 था तो 2 आ गया तो आधा आया ना। इस पर 2 था तो 1 आ गया,
एक एक आया तो आधा आया ना, तो Q2 बाई टू, Q2 बाई टू, Q1 बाई टू, Q1 बाई टू। तो इस पर Q1 मान लिए थे, इस पर Q2 मान लिए थे, तो Q1 बाई टू, Q1 बाई टू, इस पर Q2 माने थे, तो Q2 बाई टू, Q2 बाई टू। अब देखिए तो यहां पर तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आया, अब R का वैल्यू यहां दिया हुआ है, तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R कितना है जी 10 cm, और 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर होता है ना, तो क्या होगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन। इतना आया है, फोर्स इतना आया ना यहाँ पर। अब इसके लिए निकालेंगे, अब इसके लिए निकालिए, तो इसके लिए निकालिएगा तो क्या होगा F इक्वल टू, यहाँ पर जो हम लोग ये लिए तो ये हो गया Q1 बाई टू और ये Q2 बाई टू, ये बच गया, यही ना बचा निकाले तो Q1 बाई टू और Q2 बाई टू अलग कर दिए। तो अब यहां पर फोर्स F डैश लिए हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q1 बाई टू और Q2 बाई टू, और डिवाइड R स्क्वायर, तो R स्क्वायर, तो अब इसमें R का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तब ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा 4 इंटू R स्क्वायर कितना है जी 5 है ना, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 डिवाइड 4 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, तो ये बराबर आ गया, देख लिए ये इक्वल आ गया मेरा, देखिए Q1 Q2 बटा 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन, बराबर आ गया ना, दोनों का इक्वल आया, देख रहे हैं ना, यहां भी यही आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन, और यहां भी यही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन, यहां भी यही आ गया, चूंकि 50-25 10 टू दी 25 चौका 100, तो इसलिए हमारा ये सही है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, तो सही हम लोग का ये है, यहां भी वही आया और यहां भी वही आया, तो फोर्स इफेक्टेड नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों पर फोर्स बराबर लगेगा। इनिशियली रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर, और उसके बाद ये अनावेशित गोला के कांटेक्ट में लाने के बाद फिर रखा गया है 5 सेंटीमीटर पर, तो दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आया, परिमाण सेम आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन, इसमें भी वही आया, ठीक है। हाँ बोलिए, है बंद करना है, क्या बोले, हाँ हो गया, नोट कर लिए।
इसके पहले क्या पढ़ाए थे? ये रेगुलर क्लास की है ना आप? क्लास रेगुलर है ना आपका? कल किए थे क्लास? कल वाला क्लास क्या पढ़ाया थे कल? कल क्वेश्चन बनाया था ना सर। चलिए नोट कर लिया आप लोग, जल्दी नोट कीजिए। मिटा दें? अरे भाई कितना समय लग रहा है लिखने, जल्दी कीजिए। ये तो हो गया ना, इधर वाला हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और बनता है। तो हम लोग आपेक्षिक
आपेक्षिक पारावैधुता के बारे में हम लोग कूलॉम के नियम में देखे थे। कूलॉम के नियम में हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता के बारे में चर्चा किए थे ना जी। कूलॉम के नियम में हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता के बारे में चर्चा किए थे। इसको मिटा दे। तो आपेक्षिक पारावैधुता के बारे में क्या चर्चा किए थे कूलॉम के नियम में? तो आपेक्षिक पारावैधुता के बारे में चर्चा किए थे कि आपेक्षिक पारावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिखे थे हम लोग, लिखे थे ना जी कूलॉम के नियम में, हम इसका डिस्कस किए थे और ये लिखे थे कूलॉम के नियम में। और इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक पारावैधुता। ठीक है, और ये जो अनुपात है माध्यम में पारावैधुता और इसका अनुपात है मुक्त माध्यम में पारावैधुता। मुक्त माध्यम में पारावैधुता चाहे वायु या निर्वात, वायु या निर्वात भी ले सकते हैं, निर्वात में पारावैधुता। समझ गए? ये दोनों का अनुपात है। आपेक्षिक पारावैधुता जो है अनुपात है। किसका अनुपात है? तो माध्यम में पारावैधुता और मुक्त माध्यम में पारावैधुता या वायु या निर्वात में पारावैधुता, ये दोनों का क्या है? अनुपात है। आपेक्षिक पारावैधुता देख लिए कि आपेक्षिक पारावैधुता अनुपात है किसका? माध्यम में पारावैधुता और मुक्त माध्यम में पारावैधुता या वायु या निर्वात में पारावैधुता का क्या है? अनुपात है। बात समझ गए ना? ये दोनों का अनुपात है आपेक्षिक पारावैधुता। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं, नियम से हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं जी? कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं कि मुक्त माध्यम के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई F नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया मुक्त माध्यम के लिए फ्री स्पेस, मुक्त माध्यम या वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। ठीक है, और इसको अगर F1 मानते हैं, इसको F और इसको F डैश हो गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये माध्यम के लिए हो गया, माध्यम में। ठीक है, कोई माध्यम है उसके लिए। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? देखिए F बाई F डैश इक्वल टू कितना आएगा? Q1 Q2 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो Q1 Q2 4 पाई और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई R स्क्वायर डिवाइड Q1 Q2। अब इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? तो बच गया F
एफ डैश इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो ये बच गया। तो ये भी एक आ गया। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो अपेक्षिक पारावैधुता को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यम में पारावैधुता और मुक्त माध्यम में पारावैधुता या वायु या निर्वात में पारावैधुता का अनुपात है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुक्त माध्यम में हम लोग निकालिए कूलम्ब्स के लॉ से फोर्स कितना लगेगा, और ये दोनों का रेशियो निकाल लिए तो F बाई एफ डैश आ गया। F बाई एफ डैश, F का वैल्यू ये डाल दिए Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और F डैश इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ गया। ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया, तो ये डिवाइड हो गया, तो इतना आ गया हम लोग को F बाई एफ डैश इक्वल टू ये। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुक्त माध्यम में, इसको हम लोग लिख सकते हैं मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल है ना। तो मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल। तो देख लिए एफ जो निकाले हैं और मुक्त माध्यम के लिए, तो मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल है ना, और एफ डैश माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, दोनों के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कह सकते हैं। एक परिभाषा यह भी आया कि मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, दोनों के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कह सकते हैं, है ना। तो F बाई एफ डैश इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये आ गया। हम लोग ये आपेक्षिक पारावैधुता को इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई एफ डैश, है ना। तो ये माध्यम के लिए निकाले थे और ये मुक्त माध्यम या वायु या निर्वात के लिए निकाले थे। तो मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, दोनों के अनुपात को भी हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कह सकते हैं, और आपेक्षिक पारावैधुता को यह भी कह सकते हैं। दोनों तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, तो ये तो देख लिए। अब इसके बाद इसका वैल्यू होता है, अब इसका वैल्यू होता है कि अगर फ्री स्पेस है मुक्त माध्यम के लिए इसका मान कितना होगा। तो मुक्त माध्यम के लिए इसका वैल्यू 1 होता है। मुक्त माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और पानी के लिए इसका, वाटर के लिए इसका 80 होगा, या कहीं कहीं 81 भी लिखा हुआ होगा। और चालक के लिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चालक के लिए इसका वैल्यू जो होता है वह चालक के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो मुक्त माध्यम के लिए 1, पानी के लिए 80 लेते हैं या 81, और चालक के लिए अनंत लेते हैं। चालक के लिए इन्फिनिटी होता है। तो चालक में जैसे कॉपर है ना, एल्युमिनियम है, जो भी चालक हम लोग यूज कर रहे हैं
वो चालक के लिए हम लोग जो लेंगे इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और पानी के लिए कहीं कहीं 80 भी होगा, 81 भी ले सकते हैं। और मुक्त माध्यम के लिए या मुक्त माध्यम वायु या निर्वात के लिए भी यही होता है। वायु या निर्वात के लिए भी 1 ही आता है। समझ गए? ये था आपेक्षिक पारावैधुता, इसको हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कहते हैं। और आपेक्षिक पारावैधुता का देख लिए कि दोनों तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। मुक्त माध्यम में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कह सकते हैं। चाहे माध्यम में पारावैधुता, चाहे मुक्त माध्यम में पारावैधुता या वायु या निर्वात में पारावैधुता के अनुपात को भी हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर कल देखेंगे, कल की क्लास में होगा। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दीजिए। जाइए।